गुज़िश्ता 20 सालों से बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन गुज़िश्ता इंतख़ाब में ही ये वाज़ेह हो गया था कि अब नीतीश कुमार बहैसियत वज़ीर-ए-आला ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, चूँकि उनकी ज़हनी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। वो जानती थी कि नीतीश कुमार के बग़ैर उनके चेहरे के बग़ैर वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार की क़यादत में इंतख़ाब लड़ा गया और बीजेपी ने जीत भी हासिल की। लेकिन महज़ 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद ही नीतीश कुमार की जिस तरह से रुखसती हो रही है, वो बिहार की सियासत के लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ भी है। और बिहार के सियासत पर नज़र रखने वाले बताते हैं कि इसका बहुत देर तक असर रहेगा, और पहली मर्तबा कोई ऐसी पार्टी बिहार में सरकार में आ रही, बहराज पूरी हुकूमत उनके हाथ में होगी, जो राइट विंग की पॉलिटिक्स करती है, अपर क्लास की पॉलिटिक्स करती है, और जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। बिहार अब तक जात पात की सियासत करती रही है, तो इस तरह के सवालात भी खड़े हो रहेंगे। अब बीजेपी के आने के बाद क्या बिहार में समाजी इंसाफ की जो जद्दोजहद है, बराबरी की जो जद्दोजहद है, तमाम लोगों को शरीक करने की जो शमूलियत की जो जद्दोजहद है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी या फिर हिंदुत्व की सियासत गालिब हो जाएगी? कई सारे सवालात हैं। आज इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक जनाब शमीम अहमद साहब, कायदे उर्दू। शमीम अहमद साहब जिनकी उर्दू पे बहुत अहम खिदमत रही है, और उनका ताल्लुक़ बिहार से है, अभी बिहार में 15 दिनों तक रहे भी हैं, और बिहार की सियासत में उनकी गहरी नज़र है। दूसरे हमारे जो साथी हैं, जो सवाल भी करेंगे, कुछ जवाब भी देंगे, वो हमारे फ़ारूक साहब हैं, जो राष्ट्रीय सहारा के एडिटर हैं, और उर्दू सहाफ़त से उनका गहरा ताल्लुक़ है, और ख़ुद पटना में भी उन्होंने कई बरसों तक सहाफ़त की है, कौमी तंजीम के एडिटर रहे हैं वहाँ पे। तो फ़ारूक साहब और शमीम साहब, आप दोनों का इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है, आपका वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि नीतीश कुमार की जिस तरह से रुखसती हो रही है, तो क्या जनता दल यू उनके बेटे की क़यादत में बाकी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? देखिए, दरअसल बात यह है कि निशांत की जहाँ बात आ रही है, तो निशांत को शुरू में अगर नीतीश कुमार अगर सियासत में लाते तो कुछ बात बन सकती थी, मगर ऐसे दौर में निशांत को लॉन्च किया गया है। और जस्ट निशांत को लाने के पीछे वक्ती तौर पे पार्टी को बचाने की एक मुहिम चलाया गया कि निशांत आ जाएंगे तो जो जनता दल यू में जो टूट फाट जो होगी उससे बचेगा। और निशांत के आने से अभी तक जो पार्टी बची हुई है, मगर निशांत पार्टी के बागडोर संभाल पाएंगे ये मुमकिन नहीं है। शहीम साहब, आपकी जो बात है उसमें तजाद है। एक तरफ ये आप बोल रहे हैं कि निशांत की वजह से पार्टी बची हुई है, और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि निशांत बचा पाएंगे। मैंने कहा कि वक्ती तौर पे उस वक्त जब नीतीश कुमार को जब राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, तो एक जो पार्टी के अंदर जो एक बड़ा एक विरोध शुरू हुआ, उस विरोध को वक्ती तौर पे ठंडा करने के लिए ये कहा गया कि भाई निशांत आ रहे हैं, निशांत आ रहे हैं। मेरा सवाल और अफरा तफरी में, जल्दबाजी में निशांत कुमार को पार्टी में ज्वाइन कराया गया, मगर निशांत कुमार के अंदर वो चीज़ नहीं है जो बिहार की सियासत को निशांत कुमार बहुत देर तक इसको संभाला। वही मैं सवाल पूछने वाला। देखिए, अब चूँकि बिहार में जो सियासत तब्दील आ रही, सिर्फ जेडीयू में तब्दील नहीं आई है, आरजेडी में देखिए लालू यादव अब ख़त्म हो रहे हैं, और मुकम्मल तौर पे अब आरजेडी की वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए तेजस्वी यादव। रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान भी अब मुकम्मल तौर पर पार्टी को काबिज हो चुकी है, और ख़ुद बीजेपी में सुशील कुमार मोदी और जो नंद किशोर यादव का दौर ख़त्म हो चुका है। अब सम्राट चौधरी, इस तरह की नौजवान नस्ल की पॉलिटिक्स आ रही है। उन सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे तेज़ तर्रार, जिनकी अब तजर्बा भी हो एक दिहाई का तजर्बा भी हो गया, इन तजर्बादार कार लीडरों के बीच में निशांत कुमार कहाँ खड़े हैं? निशांत कुमार कहीं नहीं खड़े रह पाएंगे। मैंने तो कहा, आपसे पहले कहा कि जस्ट महीना, 2 महीने, 3 महीने तक किसी तरह से इस मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले लेता है, या भाजपा वाले जब तक उनकी पार्टी का कोई नहीं बन जाता है मुख्यमंत्री, तब तक का ये मामला है।
2-3 महीने के बाद फिर बिहार में उथल पुथल शुरू होगी, जैसे सीएम बनने के बाद। फारूक साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हाँ, उसमें एक चीज़ आपको बताना ये चाहेंगे कि जदयू के ज़्यादातर लीडर जो है वो भाजपा के तरफ चले जाएंगे, ना के बराबर जो इक्का दुक्का जो बचेंगे, जो समाजवादी विचारधारे से जो लैस हैं या समाजवादी विचारधारे से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं, वही लोग रह जाएंगे। मगर इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जो जदयू में जो मुस्लिम चेहरे हैं, वो मुस्लिम चेहरे भी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर वो चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन से पहले सारे लोग ये जान रहे थे इस बार नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बहुत वोट दिया है, ऐसा नहीं कि उन्हें वोट नहीं मिला, मगर वो वोट इसलिए मिला कि बिहार के कुछ मुस्लिम चेहरों ने जिस तरह नीतीश कुमार के लिए कसीदे खानियाँ किया और जिस तरह उन्होंने कहा कि नहीं नीतीश कुमार जो है अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर ये सबको पता था, जो सियासत में थोड़ी सी भी समझ रखते हैं उनको ये पता था कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। फारूक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार को जब 2005 में जब तुलू हो रहे थे बिहार की पॉलिटिक्स में, मतलब पहले से थे, मतलब जब सीएम के चेहरे के तौर पे मुतारफ़ हुए तो उन्होंने 2 नारा दिया। एक तो ये था कि करप्शन ख़त्म करेंगे, सेकंड था कि जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करेंगे। क्या ये अलमिया नहीं है कि नीतीश कुमार की रुखसती ऐसे वक्त में इस हालात में हो रही है कि उनको अपनी पार्टी बचाने के लिए अपने उस बेटे को लाना पड़ रहा है जिस बेटे को उन्होंने कभी लाया नहीं है, जिस ख़ानदानी सियासत की ज़िंदगी भर मुखालफत करते रहे, आज वो अपनी पार्टी को, अपने सियासत को बचाने के लिए अपने उस बेटे को ला रहे हैं जो बेटा कभी सियासी रहा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह साहब, आपने 2 सवालात किए हैं। नीतीश कुमार ने सुशासन का नारा दिया था, गुड गवर्नेंस का। अभी कल ही मैं कहीं जिक्र कर रहा था कि हुकूमत में गुड गवर्नेंस सियासी जमातों में, जमहूरियत में कोई चीज़ नहीं होती है। गुड गवर्नेंस इंतज़ामिया चलाती है, सियासतदानों का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता है। सियासतदान होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी के तहत नज़रिए के तहत पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी से हुकूमत बनाई जाती है। पहली बात तो ये गुड गवर्नेंस नाम का शगुफा जो है ये ज़मीन पर उतरा भी नहीं, हालांकि बहुत इसकी बात हुई, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार में जितनी बदउनवानियाँ हुई हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि अकरबा परवरी का, जी, सियासतदानों के बाप बेटे और बच्चों का, तो भाई ये भी तो एक खुशगुमानी ही थी। नीतीश कुमार ने अभी जो काम किया है, ये काम इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। पता नहीं उनके जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि उन पर बुढ़ापा भी आएगा, उन पर कोई दबाव भी आएगा, उनकी मौत भी होनी है। अपने बच्चों को पहले लाना चाहिए था, अगर उनके जहन में यही था तो। हाँ, ये उन्होंने अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाई थी, कहा था, कुछ एतराज़ात किए थे राष्ट्रीय जनता दल पर, लेकिन उनके अंदर जो वो सब बातें नहीं थीं जिसकी वजह से आज अपने बेटे को ला रहे हैं। शेम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा ये कहना है, दरअसल ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि बेटा उनका सियासत में आए। अगर उनके कहीं भी जहन में ये बात होती तो वो पहले लाते। दरअसल ये जो निशांत कुमार को जो लाया गया है, वो निशांत कुमार को यानी नीतीश कुमार ने नहीं लाया है। कुछ नीतीश कुमार के पार्टी में कुछ ऐसे लीडर थे जो बीजेपी के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे, तो उन्होंने इसलिए निशांत कुमार को इनको यहाँ लाया कि ताकि पार्टी में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा तोड़ फोड़ का मामला नहीं हो, जब तक पार्टी में थोड़ थपम करके बचाया जा सके। ये बात नहीं, पार्टी में तोड़ फोड़ का मामला क्या है भाई? आज के ज़माने में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस दिन इत्तेहाद के साथ आस्था होता है फारूक साहब, लोगों को एक उम्मीदें होती है कि भाई ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। देखिए, एक्चुअल होता है कि जिसके बाप ने नो डाउट नीतीश कुमार सियासत की दुनिया में समाजवाद के एक बड़े चेहरे रहे हैं। अब उनकी क्या मजबूरी रही है और किस मजबूरी के तहत उन्होंने उन तमाम समाजवाद को इन्होंने एक भाई शहीन साहब माफ़ कीजिएगा, उनकी समाजवाद का हशर तो हम देख रहे हैं। हाँ, उनकी समाजवाद उनकी ज़ात पर ख़त्म है। इक़्तिदार से वो इस तरह चिमटे हुए हैं कि उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही है देखिए, ये सब जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और जेपी के जितने भी हिंदुस्तान में ज़्यादातर लीडर, लालू यादव हों
चाहे वो नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस इन लोगों के नहीं, गुरु आप हैं। नीतीश कुमार की इतनी तारीफ कर रहे नहीं, हैं तारीफ नहीं कर रहे हैं मुझे आप। ऐसा खदशा लग रहा है कि कहीं इनके साथ वही मामला तो पेश नहीं आया जो हमारे नायब सदर जगदीप धनखड़ के साथ पेश आया था। देखिए, कि नीतीश रातों रात कुमार उनको ये जो नीतीश बात कुमार समझो की कि मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल अब दूसरा चले, अब उसको ही छोड़ नहीं, इसको दीजिए। क्लियर कर दीजिए जो मैंने देखिए, कहा आप है। मैं अगले साल में आऊँगा, मैं एक सवाल पूछूंगा आप दोनों हजरात से कि फ्यूचर में नीतीश कुमार को किस तरह से याद रखा जाए, उसमें आप लोग अपनी बात कहिए। अब मेरा सवाल ये है कायदे उर्दू साहब से, कायदे उर्दू से, कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो समाजवाद की तो नहीं कह सकते हैं, शमूलियत की रही है, मतलब सबको शामिल करना और समाजी इंसाफ की रही है। समाजी इंसाफ है कि वो तमाम तबक़ात जो महरूम रहे हैं अपने हुकूक से, उनको आगे लाना। उसके सबसे बड़े जो मेमार कह सकते हैं वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं। नीतीश कुमार ने उसको आगे बढ़ाया और पसमादा को बांटा, पर ज़्यादा पसमादा कम पसमादा, दलित महादलित को बांट के फिर वो उनकी पॉलिटिक्स चली। अब वो ये कहा जा सकता, अभी ये लोग कहने लगे थे कि बिहार में अब जो है कभी भी अपर क्लास का कोई आदमी सीएम नहीं बनेगा, ये कहा जा सकता था। अब मेरा सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है 7% 8% जो वोट बैंक है, ये महादलित और महापसमादा, नीतीश कुमार जब पर्दे से गायब हो रहे हैं और निशांत के बारे में कई लोग शक्को शुबहात का इजहार भी कर रहे हैं, ये जो पसमादा और महादलित महापसमादा जो वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव जो A to Z का नारा है वो टूट के तेजस्वी यादव के पास जाएगा, या फिर ये तमाम लोग पसमादा महापसमादा महादलित ये तमाम लोग हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ कोलेशन कर जाएंगे? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। आपने जो लास्ट में ये बात कहा कि एक वक्त आएगा कि हिंदुत्व के विचारधारे के साथ लोग चले जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं हाँ, मगर मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मगर हकीकत यही है, जो आपने जो कहा यही सच है कि दलित महादलित जो बिहार में यादव दलित मुस्लिम ये जो कास्ट के बुनियाद पर जो वोट होता था, कास्ट के लिए चलता था, वो बिहार से इस बार गायब होता हुआ दिख रहा है। और जब तक नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर था तो उस वक्त नीतीश कुमार इसको बैलेंस लेके चल रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री कोई और बिहार का होगा उस वक्त फिर महादलित और दलित कुछ नहीं रह जाएगा, एक ही बैनर के तले आएंगे जो हिंदुत्व का एजेंडा है और हिंदुत्व की राजनीति बिहार में फलेगी फूलेगी। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं शमीम साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ, इत्तफाक करता हूँ कि फ़ी ज़माना जो सियासत राइज है और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो सियासत की और जिस चालाकी से नीतीश कुमार को दीवार से लगाया है, उसके बाद अब उनका तमाम वोट बैंक हिंदुत्व में कन्वर्ट होने वाला है। नीतीश कुमार का चाहे वो महादलित हो या महापसमानदा हो, ये तमाम वोट अब हिंदू शिद्दत पसंद नज़रिए की पार्टियों को मिलने वाले हैं। अच्छा फारूक साहब, आप तो चूँकि सहाफ़ी भी है और माशाल्लाह लिटरेचर के आदमी है, अपने खबर पढ़ी हो कि कल ही मैंने टाइम्स इंडिया में देख रहा था, ये था कि इस मतलब तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण, जो वहाँ की आबादी का 4% है, एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला है। तो इसलिए नहीं मिला है कि पूरे तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है द्राविड पॉलिटिक्स चलता है, चाहे डीएमके हो अन्ना डीएमके हो, तो वो पूरी की पूरी पार्टी पेनियार के मतलब जो उनकी फ़लसफ़े पे चलती है और उनका फ़लसफ़ा है समाजी शमूलियत का। बिहार भी है, जैसे शमीम साहब ने कहा कि जेपी का तहरीक है, तो उन दोनों बड़े समाजवाद के दो बड़े नेता थे साउथ इंडिया के, एक जेपी के। मुझे जो लगता है कि उनमें जेपी में फ़र्क ये था कि उनकी पूरी तहरीक जो थी उसमें उन्होंने आरएसएस को सटने नहीं दिया, और जेपी के बारे में कहा जाता है कि जेपी के साथ आरएसएस खड़ी हुई थी पीछे में। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? भाई ये तो तहकीक है, और जेपी पर हालिया दिनों एक सेमिनार हुआ था तो मैंने एक पर्चा भी उसमें पढ़ा था कि जेपी के जो ताल्लुकात आरएसएस वालों से थे उनके तमाम जो है दलाइल के साथ हमने पेश किया था। नहीं, इसलिए हाँ, ये हमारे नहीं, मैं वजाहत कर रहा हूँ कि जेपी को हाँ, तकद्दुस की निगाह से देखते हैं, तो जेपी का ये पहलू नहीं, उनकी अवामी खिदमात हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी खिदमात उनके नज़रियात पर आरएसएस बुरी तरह हावी था। बहुत से ऐसे प्रोग्राम उन्होंने किए थे जिनमें आरएसएस का बड़ा हाथ रहा है। कभी मौका मिले तो मेरा वो पर्चा आप देख लीजिएगा। नहीं, उसके कुछ अहम नुकात बता दीजिए। अब अभी तो सरे 10 जहन में मेरे नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन कई ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें आरएसएस ने पीछे से जेपी की मदद की थी। इस दरमियान शायद आपको कांग्रेस से जो इख्तलाफात जो थे इसको बढ़ावा देने में भी आरएसएस का बड़ा हाथ रहा है।
जेपी का। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से कायद से पूछूंगा, जो इन्होंने जॉर्ज की तारीफ़ करते हैं आप, जब ये जो मुझे लगता है कि जेपी की जो ये सोच थी, इसी सोच का असर बाद में नज़र आया कि ये लोग एंटी कॉर्नर से इतने आगे बढ़ गए कि इनको कम्युनल जो समाजवाद के सरासर खिलाफ है उससे परहेज़ नहीं हो पाया। चाहे किसी त्यागी हो, चाहे क्या नाम है आपका नीतीश कुमार हो, कांग्रेस दुश्मनी ही है जो इनको मतलब- आरएसएस के करीब ले गई। देखिए, दरअसल जेपी आंदोलन की जो बात आई और नहीं आप कहते हैं जॉर्ज समाजवाद के लीडर हाँ, मैं वही थे, कह लेकिन रहा वो हूँ। जॉर्ज जो देखिए, बाबरी मैं- मस्जिद के शहीद होने के बाद मिलता है, वो जॉर्ज जो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। गुजरात फसाद के बाद दरअसल- बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, दरअसल तो कैसा समाजवाद? जॉर्ज जैसे लीडर थे, जॉर्ज वगैरह जो भी समाजवादी जो लीडर थे, वो कांग्रेस के खुन्नस में, कांग्रेस के चिड़ में उन्होंने जॉर्ज के, हम बहुत करीब रहे हैं जॉर्ज साहब के साथ, करीबन 4-5 साल साथ रहने का मौका मिला है जॉर्ज साहब के साथ। जॉर्ज साहब ने, हमने एक बार हालांकि जॉर्ज साहब से कहा कि आप क्यों नहीं कांग्रेस को समर्थन देते, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कांग्रेस को जानते कितना हो। हाँ, तो उनके नज़र में जिस तरह से समाजवादियों पर जेल भिजवाना, लाठीचार्ज करवाना और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ कांग्रेसी सरकार में समाजवादियों पर, इसके वजह से पूरे समाजवादी जो भी उस वक्त के लीडर थे, वो आज तक भी समाजवादी जो गहरे समाजवादी हैं, वो कांग्रेस के साथ कभी खड़ा नहीं हो। नहीं, लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये लोग भी उसी तहरीक की पैदावार हैं। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि मुलायम सिंह अंदर से मिले हुए थे, लेकिन जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव कभी बीजेपी से मुआहदा नहीं किया, सियासी मुआहदा। लालू प्रसाद यादव टूट गए, बिखर गए, खानदान को तोड़ दिया गया। तो फर्ज इस सिलसिले में क्या रहा है आपकी? नहीं, इस सिलसिले में तो आपकी बात दुरुस्त है कि लालू प्रसाद ही वो वाहिद लीडर है जिन्होंने पसमानदा और दलितों के मुंह में ज़बान डाली थी। जेपी जो है अपनी तहरीक के बाद ख़त्म हो गए, उसकी तहरीक से जो पैदा हुए लालू यादव, उन्होंने बिहार के लोगों को ज़बान दी, उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा किया, उनको अपने हक़ के लिए बोलने के लिए उठाया। भले ही उन पर आप करप्शन के इल्ज़ामात लगाएं, अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जो कुछ लोग आज किसी के मुंह में ज़बान है, या दलित या जो पसमानदा बिरादरी के लोग हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो ये लालू का ही फैज़ान है। अब मेरा आखिरी सवाल दोनों आदमी से एक ही सवाल, वो है नीतीश कुमार को फ्यूचर में कैसे याद रखा जाएगा? जैसे हम लोग अब लालू यादव को याद करते हैं, एक तो जंगल राज के हवाले से उनके मुखालफिन याद करते हैं, जो अच्छी निगाह रखते हैं वो कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि लालू ने एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आवाज़ दिया। मतलब नीतीश कुमार, जब आप रुखसत हो रहे हैं, नीतीश कुमार को फ्यूचर में किस तरह से याद रखा जाएगा? क्या, आगे सुन लीजिए सवाल, कि क्या उनको सुशासन के लिए याद रखा जाएगा, या एक ऐसे लीडर के तौर पे याद रखा जाएगा जिन्होंने कुर्सी की खातिर उस पार्टी से मुआहदा किया जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ खिलाफ था, और जाते जाते उन्होंने पूरी समाजवाद की तहरीक को मलिया मीट कर दिया, कि ऐसे लीडर के तौर पे याद रखा जाएगा? देखिए, अब वो तो इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनके बारे में लिखेंगे, मगर हम लोग जितना समझ में आती है इस बातें कि नीतीश कुमार को इसलिए याद रखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने अपने विचारधारा और अपने सोच को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और बिहार के जो आवाम है, जिन आवाम ने नीतीश कुमार को एक अच्छा शासन चलाने के नाम से जाना, वो तमाम चीज़ों पर मट्टी पड़ जाएगा, धूल जम जाएगी, और सिर्फ नीतीश कुमार को इसलिए याद रखा जाएगा, इन्होंने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए पूरे बिहार के वोटरों को इन्होंने बेच दिया, और वो जो है बिल्कुल शमीम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए कि मुआशरे में किसी भी तहरीक, किसी भी काम का आगाज़ नहीं देखा जाता है, उसके अंजाम पे तारीखदां नज़र रखते हैं। जो अंजाम सामने आपके है उससे तो यही नज़र आएगा। कल जो शमीम साहब से बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि इतिहासकार नीतीश कुमार को तारीख़ में एक बदनुमा दाग के तौर पर देखेंगे। बिल्कुल यही मौका परस्ती की सियासत के बाबा आदम बनेंगे। अब बाबा आदम हैं हमारे नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपका भी बहुत आपने वक्त दिया, और ये दोनों हजरात ने जिस तरह से नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स में बात की है, ये बात दोनों हजरात ने इस बात पे इत्तेफाक किया है। बहुत सारे कई चीज़ों में इख्तलाफ भी रहा है, लेकिन इन इख्तलाफ कि फ्यूचर में जब मुस्तक़बिल में कोई मौरिख़ लिखेगा तो ये नीतीश कुमार के इस पहलू को ज़रूर लिखेगा। नीतीश कुमार हों चाहे ममता बनर्जी हो, ये वो लीडर हैं
जिन्होंने उस वक्त बीजेपी के साथ खड़े होने का फैसला किया जब बीजेपी को समाज कबूल नहीं कर रही थी। उस वक्त ये दोनों लीडर्स, ममता बनर्जी हों, एक जनूब से रामकृष्णा हेगड़े और बंगाल से ममता बनर्जी और बिहार से नीतीश कुमार, झारखंड आर्टिस्ट, ये वो लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस के चक्कर में आकर आज भारत उसकी कीमत चुका रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।